चल नाड़ा खोल और दिखा। हाथ में हथियार लिए नकाबपोश ने कहा। यह सवाल नकाबपोश ने गंगाधर के सामने खड़े टूरिस्ट से नहीं किया था, बल्कि उसका तो नाम पूछा और गोली सिर के पार कर दी थी। एक चीख निकली थी उसकी। उस चीख से कहीं अधिक आवाज तो गोलियों की गूंज रही थी, और यही एक कारण था कि वह चीख उन आवाजों में कहीं गुम सी हो गई थी। वरना कोई चीखे घाटी में और घाटी उसका प्रत्युत्तर न दे, ये संभव नहीं। घाटी में निवास करने वाले लोग किसी शादी समारोह का निमंत्रण एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे ही चिल्लाकर दे देते हैं। फिर तो यह चीख थी, कई मानवों की चीख। यह एक सिलसिला सा बन गया था। कई नकाबपोश थे, हाथों में आधुनिक बंदूकें लिए। उनमें से हर कोई नाम पूछता और गोली मार देता। गंगाधर ने महसूस किया था कि जो भी नाम मुसलमान नहीं थे, उन्हें गोली मारी जा रही थी। इस बार उसकी बारी थी। उसे यकीन हो गया था, उसका जीवन ज्यादा नहीं, बस चंद सांसें और हैं, जिन्हें वह इस प्राकृतिक हवा में ले और छोड़ सकता है। इस नश्वर शरीर की रक्षा के लिए उसने छुपने की कोशिश भी की थी, पर कामयाब ना हो सका। पत्नी जो कुछ ज्यादा ही प्रकृति प्रेमी थी, दूर पहाड़ी के उस पार फोटो शूट करने और रील बनाने में व्यस्त थी। वह तो उसके लिए पानी लेने इधर चला आया था। शायद यमराज का निमंत्रण था उसके लिए। नकाबपोश ने उसका कॉलर पकड़ा और पहला प्रश्न पूछा, तेरा नाम क्या है? वह जान चुका था, कोई हिंदू, ईसाई, सिख या पारसी नाम बताया तो वह दूसरा सवाल भी नहीं सुन पाएगा। इसलिए हकलाते हुए बोला, अब अब्दुल। भय इतना अधिक था कि इतना ही मुंह से निकला। शेष तो जैसे भय के कारण जम गया था, उसके पैर जमीन में और उसकी आवाज मुंह में। शायद अब तो लहू भी जमने की कगार पर था। अब्दुल, नकाबपोश ने दोहराया और आंखों के ऊपर बेतरतीब खड़ी भौहों को सिकोड़ा। अब्दुल नाम सुनकर जैसे नकाबपोश चौंका हो। चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी शक्ल, उसकी वेशभूषा, उसके बोलने का अंदाज मुसलमानी नहीं था। वह आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने नाम लेकर पुनः कहा, अब्दुल, अच्छा तो चल, कलमा पढ़। वह आश्वस्त हो जाना चाहता था कि गोली किसी काफिर को ही लगे, किसी मुस्लिम भाई को नहीं। नकाबपोश के मुंह से निकलते ही गंगाधर ने दोहराया, कलमा? जी हुजूर। और वह कलमा पढ़ने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कोशिश की अपने आप को मुसलमान के पैजामे में फिट करने की। पैजामा मुसलमान का था और पहनना हिंदू चाहता था, तो गड़बड़ तो होनी ही थी। शायद उसी गड़बड़ का परिणाम था कि गंगाधर अभी कलमा पूरा पढ़ भी नहीं पाया था कि नकाबपोश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, चल नाड़ा खोल। इस बार बंदूक की लोहे की नली जैसे उसने गंगाधर की पीठ में घुसेड़ ही दी थी। नकाबपोश को यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुसलमान है। उसकी वेशभूषा, उसकी कलमा पढ़ने की लय और चेहरे का नूर चुगली कर रहा था कि वह मुसलमान नहीं। इसीलिए तो उसने कहा, चल नाड़ा खोल। यह तीसरा प्रश्न उसके जीवन के लिए 3 तलाक से कम नहीं था। शायद यही तीसरा प्रश्न उसकी जान ले ले। अब तक दोनों प्रश्नों से उसने चकमा दे दिया था उस नकाबपोश को, पर अब न दे सकेगा। अब्दुल बने, गंगाधर ने सोचा। अब्दुल गंगाधर का कॉलेज फ्रेंड था। उस वक्त वही अकेला मुसलमान था उन 5 लोगों के गुट में। 3 उत्तर भारतीय हिंदू, एक नॉर्थ ईस्ट से ईसाई और एक दक्षिण भारत से अब्दुल। केरल का अब्दुल भले ही केरल में पैदा हुआ था, पर पला बड़ा वह उत्तर भारत के कई शहरों में था। उसके पापा सेंट्रल रेलवे में जॉब करते थे, तो वह दक्षिण भारतीय होकर भी भाषा और वेश से उत्तर भारतीय ही रहा। इसलिए गंगाधर के मुख से आसानी से निकल गया, अब्दुल। जब नकाबपोश ने उससे नाम पूछा और जब उसने कलमा पढ़ने को कहा, तो वह कलमा भी पढ़ने लगा, क्योंकि अब्दुल को वह अक्सर कलमा पढ़कर ही तो चिढ़ाया करता था। पर था गंगाधर पूरा का पूरा ब्राह्मण। जन्म से ब्राह्मण, भक्ति भाव से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण और चालाकी से भी ब्राह्मण। पर भाषा को कैसे छुपाता? इसीलिए तो नकाबपोश को संदेह था उसकी कलमा पढ़ने की लय से। हरियाणा के हिसार का रहने वाला गंगाधर ब्राह्मण होकर अपनी जात कितनी भी छुपा ले, पर अपनी भाषा कैसे छुपाएगा? अब ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो या फिर कोई अन्य बिरादरी का मानुस, भाषा तो उसे जाट वाली ही अपनानी पड़ेगी। जिस भाषा की कोख में पैदा हुआ, पला, बड़ा हुआ, उस हरियाणवी जाट कोख को कैसे छुपाता गंगाधर? लय से नकाबपोश उसे ताड़ गया,
पर यह सोचकर कि हरियाणा में रहने वाला मुसलमान भी तो हरियाणवी ही बोलता होगा, इसलिए उसने गंगाधर को नाड़ा खोलने को कहा। क्या इसी पर सारा वक्त बर्बाद कर देगा या फिर आगे भी बढ़ेगा? दूसरा नकाबपोश पहले नकाबपोश पर चिल्लाया, क्या करूं भाईजान, अपना बंदा है, कैसे गोली मार दूं? अब्दुल नाम है और कलमा भी पढ़ लेता है, पर इसके कलमा पढ़ने की लय पर यकीन नहीं हो रहा मुझे, इसलिए नाड़ा खोलकर इत्मीनान कर लेना चाहता हूं कि पक्का मुसलमान है या फिर काफिर। मुसलमान होगा तो खतना तो हो ही रखा होगा, छोड़ दूंगा इसे, वरना एक गोली इसकी किस्मत में भी है मेरी बंदूक में। इस नकाबपोश ने दूसरे नकाबपोश को समझाने की कोशिश की। वो तो ठीक है, पर इस काम को जल्दी से कर, इसी पर सारा समय बर्बाद कर देगा तो टारगेट कैसे पूरा करेगा? चल जल्दी से देख इसका, और यदि काफिर निकले तो हरामी की टांगों के बीच पहली गोली मारना और उसके बाद भेजा उड़ा देना। दूसरे नकाबपोश ने कहा। इतना सुनते ही गंगाधर की तो जैसे जान निकल गई। उसे पक्का यकीन हो गया था कि नाड़ा खुलते ही वह मारा जाएगा, उन कई अन्य हिंदुओं की तरह जिन्हें नाम पूछकर और कलमा न पढ़ने के कारण गोली से उड़ा दिया गया है। उसकी आंखों के सामने नकाबपोश ने कहा, और गंगाधर की अंगुलियां नाड़ा खोलने लगीं, पर मन भय से भ्रमित हो गया था। जब मृत्यु सामने खड़ी नाच रही हो तो भय स्वाभाविक है, और इसी भय का परिणाम था कि गंगाधर नाड़ा खोल न पाया। अक्सर उत्तेजना में किया गया कार्य असफलता लाता है, और यही हुआ गंगाधर के साथ। उसने जितना अधिक परिश्रम किया और जितनी अधिक तीव्रता से नाड़ा खोलने की कोशिश की, नाड़ा और अधिक उलझता गया। नाड़ा ऐसा उलझा कि उसमें गांठ पड़ गई, घुर्र गांठ। जिस गांठ को कठिन परिश्रम से भी खोला न जा सके और काम बिगड़ जाए, उसे घुर्र गांठ कहा जाता है ब्रज की भाषा में। नाड़ा न खुलते देख नकाबपोश ने बंदूक की नाल गंगाधर की पीठ से हटाकर नितंबों के बीच टिका दी। उसने उसे कसकर अंदर किया तो गंगाधर की चीख निकल गई। तीव्र कट की आवाज हुई, जैसे गोली चलने का संकेत हो, पर गोली गंगाधर पर नहीं चलती। गोली तो चली थी दूर खड़े एक सिपाही जैसे इंसान पर, जिसके पास उसकी पत्नी थी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया और उसकी पत्नी उसके सिरहाने बैठ गई। इतना स्वस्थ और सिपाही सा दिखने वाला व्यक्ति अधिक विरोध भी न कर सका। चाहता तो विरोध कर सकता था, लड़ सकता था, और लड़कर कईयों का जीवन बचा सकता था। पर हुआ इसका उलट। सिपाही सा दिखने वाला व्यक्ति मृत अवस्था में जमीन पर था, और उसकी नवविवाहिता सी दिखने वाली पत्नी उसके सिरहाने बैठी सिसक रही थी। प्रतीत हो रहा था जैसे हाथों की लाली अभी लाल है, पर सुहाग सुहाग अब मिट चुका था। खोलता है या मार दूं गोली? नकाबपोश ने कहा तो गंगाधर ने जोर से नाड़ा खींचा। इतनी अधिक जोर से कि कच्छे का नाड़ा खुला तो नहीं, पर पीछे से टूट गया और गंगाधर नकाबपोश के आगे नग्न हो गया। यह प्रथम अवस्था थी जब गंगाधर विशाल मैदान में अनेकों लोगों के सामने नग्न हुआ था, पर उस वक्त उसकी नग्नता पर हंसने वाला वहां कोई नहीं था, और न ही कोई मुंह फेरने वाला। किसी की उस पर दृष्टि भी नहीं थी, और जिसकी थी उसकी वैसे ही भय से घिघी बंधी हुई थी, इसलिए उसे लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी वह लज्जित था। विशाल मैदान को चारों ओर से जिन पहाड़ों ने घेर रखा था, शायद वही चीत्कार कर उठे थे गोलियों की आवाज सुनकर। इसलिए गंगाधर के मन की चीत्कार कौन सुनता? पर गंगाधर का मन स्वलज्जा से आकंठ भर गया था। इधर नाड़ा खुला, उधर नकाबपोश की बंदूकन की नाल का अग्रभाग गंगाधर के नितंबों के मध्य से निकलकर उसके शिश्न पर आकर टिक गया। बंदूक की नाल के अग्रभाग से उसने शिश्न को उठाया, बंदूक को गोल गोल घुमाकर देखा, और नकाबपोश के मुंह से निकला, ला हौल विला कुव्वत। शेष भाग किसी और दिन। और हाँ, यह कहानी पहलगाम आतंकी हिंसा से प्रेरित है। इस कहानी के सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी को लिखा है अचिंत्यन ने, जिनको डॉक्टर सोलंकी नाम से भी पुकारते हैं। आप सभी का धन्यवाद।